हरियाणा का कुरुक्षेत्र मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्योंकि हरियाणा में चुनाव का बिगुल आप जानते हैं बज चुका है। 1 अक्टूबर को एक ही चरण में हरियाणा की सभी 90 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और फिर नतीजों की तारीख 4 अक्टूबर है। और चुनाव से पहले अब सियासी हलचल तेज है। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अपनी अपनी तैयारी में सभी दल जुटे हुए नजर आ रहे हैं। तो इस शो में आपको हरियाणा की हर हलचल हम दिखाने जा रहे हैं और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से मैं करने जा रही हूं। हरियाणा में चुनाव को लेकर कांग्रेस के भीतर हलचल तेज हो चली है। हरियाणा में आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक है। उम्मीदवारों की दावेदारी पर कांग्रेस चर्चा करेगी। क्या आप जानते हैं हरियाणा में कांग्रेस में 90 सीट के लिए दावेदार 2556 हैं। ये बड़ी खबर है। हरियाणा में आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक जो दावेदारों को लेकर चर्चा करेगी, क्योंकि यहां 90 सीट के लिए कांग्रेस के 2556 नेता जो आगे आ गए हैं अपनी दावेदारी के साथ। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस समय मौजूद हैं और जैनेंद्र से ही जरा ये जानते हैं। जैनेंद्र, ये जिस तरीके से 90 सीट हरियाणा विधानसभा की और 2556 दावेदार कांग्रेस के भीतर से, तो कुल मिलाकर यहां तो कांग्रेस के लिए ऐसा लग रहा है जैसे प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी ज्यादा नजर आ रही है। नहीं, देखिए बिल्कुल भी नहीं। हर सीट के लिए जो दावेदार सामने आते हैं वो एक खुली प्रक्रिया होती है और हर वो नेता जिसको लगता है कि वो चुनाव लड़ सकता है वो अपना दावा पेश करता है और इसी वजह से ये संख्या जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन सीरियस कैंडिडेट जो है वो हर सीट पर 2 या 3 ही होते हैं और उनमें से एक का चयन करना होता है और इसीलिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाती है जिसका ऐलान किया जा चुका है। अजय माकन हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी के प्रमुख हैं। आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हरियाणा की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक है और जो परंपरा चली आ रही है, प्रदेश चुनाव समिति जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति को अधिकृत कर देती है उम्मीदवारों के चयन के लिए और इसके बीच में प्रदेश चुनाव समिति और केंद्रीय चुनाव समिति के बीच में स्क्रीनिंग कमेटी अपना काम करती है और इसके बाद उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो सामने आती है। लेकिन निश्चित तौर पर दावेदारों की संख्या से ज्यादा हरियाणा कांग्रेस में जो गुट हैं, 2 प्रमुख गुट यानी हुड्डा गुट और शैलजा गुट, इनके बीच जो दावेदारी है वो असली पेच है कांग्रेस के लिए, वो असली मुश्किल है। उस पेच को सुलझाना कांग्रेस पार्टी के लिए देखना है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से ये पेच अजय माकन सुलझाने की कोशिश करते हैं और क्या दोनों गुट जो है वो एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। नजरें इस बात को लेकर के भी रहेंगी, भारी ना पड़ जाए इसको लेकर तो देखिए सवाल लगातार बना ही हुआ है और साथ ही 2556 मतलब अगर औसत देखा जाए तो 90 सीटों पे हर सीट को लेकर करीब 28 उम्मीदवार जो हैं वो दावेदारी ठोकते हुए। लेकिन जिस तरीके से जैनेंद्र कह रहे थे कि इसमें गंभीर जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं 2-3 ही होते हैं जिनके नाम को लेकर मंथन किया जाता है। इस बीच अगली बड़ी खबर, हरियाणा चुनाव की बीजेपी ने भी तैयारी तेज कर दी है। 22 और 23 अगस्त वो तारीखें जब हरियाणा प्रदेश चुनाव समिति की बीजेपी की बैठक होगी। गुरुग्राम में प्रदेश चुनाव समिति बैठक करेगी। राष्ट्रीय चुनाव समिति की बैठक का भी आयोजन होगा। 25 अगस्त को राष्ट्रीय चुनाव समिति की बैठक संभव और फिर 26 अगस्त तक आ सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट और पहली लिस्ट में 25 से 30 प्रत्याशी के नाम हो सकते हैं घोषित। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय इस खबर पर और डिटेल्स के साथ इस समय मौजूद हैं। अभिषेक, हमने पिछली बार लोकसभा चुनाव के दौरान देखा और उससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी देखा कि वो सीटें जहां पर बीजेपी कमजोर होती है उन सीटों को लेकर पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करती है। तो क्या इसी तरीके का कोई फॉर्मूला हरियाणा, जिसके लिए कहा जा रहा है कि पहले 25 से 30 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट बीजेपी की तरफ से घोषित की जाएगी, ऐसी सीटों के लिए हो सकता है क्या ये? देखिए रोमाना, हरियाणा में जो बीजेपी है उस समय काफ़ी आप कह सकती हैं संवेदनशील स्थिति है। 2 बार की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी की बातें हैं और ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती है कि आंतरिक जो गतिरोध है या आपस की लड़ाई है वो उभर करके सामने आए। इसीलिए अभी जो संभावना वो ये है कि जो जिताऊ सीटें हैं जिनको माना जा रहा है, जिन पे कि बीजेपी के मजबूत उम्मीदवार हैं, जैसे ओपी धनखड़ हो गए, नायब सिंह सैनी हो गए, अनिल विज हो गए, इन मजबूत चेहरों वाली सीटों को पहले अनाउंस किया जाएगा। एक बात ये
दूसरी बात ये कि हमारी जानकारी ये है कि 2 से 4 पैनल में नाम मैक्सिमम 4 और मिनिमम 2 फिलहाल इतने नाम बनाने की योजना है, उनको बना करके उस पर विचार किया जाएगा और जो प्रदेश समिति की बैठक हो रही चुनाव समिति की, वहां पर ये पैनल तैयार करके उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा, जहां पर इसको पास किया जाएगा। तो कोशिश ये है कि पहले वो टिकट जारी किए जाएं जिनमें ज्यादा विवाद की गुंजाइश ना हो। देखिए, रनिया की सीट की बात करें, जहां पर रणजीत चौटाला ने अभी से विवाद बखेड़ा खड़ा कर दिया, वो कह रहे हैं मैं वहीं से लड़ूंगा, नहीं तो हो सकता है वो दूसरा रास्ता भी अख्तियार कर ले। ये जो सुगबुगाहट उठ रही है, इसको लेकर के बीजेपी परेशान है और कोशिश ये कर रही है कि इस आंतरिक जो विवाद और जो अंदर खाने का संतोष है, उसको रोका जाए और एक ऐसी सूची सामने लाई जाए जिसको लेकर के कम से कम विवाद हो। रोमाना, तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं अभिषेक उपाध्याय, बता रहे हैं कि देखिए इस बार बीजेपी की रणनीति ये रहने वाली है कि जहां पर बीजेपी मजबूत स्थिति में है, उन सीटों पर पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हरियाणा में बीजेपी करेगी। इस बीच बीजेपी प्रत्याशियों को लेकर सीएम जो है हरियाणा के नायब सिंह सैनी, उनका बयान आ गया है। वो कह रहे हैं जल्दी कैंडिडेट्स आपके सामने होंगे। सीएम सैनी ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो मिशन मोड में काम करती है, बीजेपी के पास नेतृत्व भी है और विजन भी है। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी एक मिशन को लेकर के काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की नीति भी स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी की नीयत भी स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी मजबूत है। कैंडिडेट की लिस्ट कब तक आ जाएगी सर? जल्दी आपसे शेयर करेंगे, जल्दी आपसे शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हरियाणा चुनाव को लेकर सीएम पद पर अभी से दावेदारी जो है वो किस तरीके से की जा रही है, ये जानना भी आपके लिए जरूरी हो जाता है। विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं कुमारी सैलजा, जो अभी लोकसभा सांसद हैं, कांग्रेस नेता हैं। वो कह रही हैं कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। मेरी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा है, ये बयान कुमारी सैलजा की तरफ से दिया गया है। साथ ही वो ये भी कह रही हैं कि बाकी पार्टी हाईकमान फैसला लेगा, मतलब आखिरी फैसला जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान पर छोड़ने के संकेत भी वो दे रही हैं। आप जानते हैं सिरसा से कांग्रेस सांसद हैं कुमारी सैलजा। टिकटों का वितरण कब तक कैसे होगा? अब जल्द होगा क्योंकि चुनाव भी जल्दी डेट अनाउंस हो गई है, तो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी अपना काम करके आगे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को भेज देगी और मुझे विश्वास है जल्दी अनाउंस। आपसे जब भी बात होती थी एक जवाब जरूर होता था, मैं विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक हूँ, अभी भी है इच्छुक? मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरी इच्छा मेरी जगह है और अभी भी है? अपनी जगह फाइनल फैसला हाईकमान का होता है, चाहे लोकसभा का था और चाहे अब विधानसभा का होगा। मेरी इच्छा पहले भी थी, अब भी है। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस खबर पर मौजूद हैं इस समय और उन्हीं से जानते हैं। आशीष, वो सीएम की कुर्सी पर कहीं ना कहीं दावेदारी घुमा फिराकर कुमारी सैलजा की तरफ से भी की जा रही है और इसी बात का जिक्र आपसे कुछ देर पहले जब जैनेंद्र जानकारी दे रहे थे तो वो भी रख रहे थे कि यही मुद्दा कांग्रेस की कलह का हरियाणा में। जी हाँ, बिल्कुल। इस बात का डर तो है कि एक तरफ कुमारी सैलजा कैंप, एक तरफ भूपिंदर सिंह हुड्डा कैंप, और रोमाना आपको अच्छी तरह याद होगा ज़्यादा हफ्ते नहीं बीते हैं, 2 या 3 हफ्ते पहले जब कुमारी सैलजा ने हमसे एक्सक्लूसिवली बात की, उन्होंने इंटरव्यू में खुल करके भूपिंदर सिंह हुड्डा पर आरोप भी लगाया कि एक ही गुट का प्रभुत्व चल रहा है और अगर ऐसा चला तो संभव है कि डिज़ायर्ड रिजल्ट ना आए, सबको साथ में लेकर के नहीं चल रहे हैं। ऐसे में कुमारी सैलजा का ये बयान, मेरी उनसे बात भी, वो कह रही थी कि लोकसभा चुनाव से पहले ही वो चाहती थी, उन्होंने नेतृत्व को कहा भी था कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। बिल्कुल स्पष्ट तौर पर उनकी वो इच्छा दिखाता है कि वो भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रही हैं। ऐसे में इस खाई को पाटना बड़ा मुश्किल होगा और अगर इनकी दावेदारी की मैं बात करूं तो यस स्टेट में इस बात को हम नहीं भूल सकते कि 22% के करीबन एससीज हैं। ऐसे में अगर इनको चेहरा बनाया जाता है या विधानसभा चुनाव लड़ाया जाता है, चेहरा तो खैर नहीं बनाया जाएगा, विधानसभा चुनाव लड़ाया जाता है, तो उसका पॉलिटिकल फायदा भी कांग्रेस पार्टी को हो सकता है। एक नॉन जाट बड़ा चेहरा है, मुझे लगता है यही कार्ड वो खेलने की कोशिश कर रही है, नेतृत्व का ध्यान आकर्षण करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसे में निश्चित तौर पर भूपिंदर सिंह हुड्डा गुट, कुमारी सैलजा गुट एक बार फिर से आमने सामने टकराव की स्थिति में दिख रहे हैं। दे आर सिटिंग कॉन्फिडेंट। कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट है कि एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी की देखें तो इस बार गुंजाइश है कि कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करे, सरकार बनाने में कामयाब हो। लेकिन अगर ये गुटबाजी ज़्यादा बढ़ जाती है तो कहीं ऐसा ना हो कि इसका नुकसान, राजनीतिक खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़े। समय रहते इस गैप को ब्रिज करने की ज़रूरत तो ज़रूर है।
बिल्कुल देखना होगा कि कांग्रेस जो है वो इस खेल में अपने पत्ते कैसे खेलती है। फिलहाल देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले जो बीजेपी है उसकी मुश्किलें बढ़ी हुई नजर आ रही है। रणजीत चौटाला, उन्होंने तो बगावती तेवर दिखा दिए। बीजेपी सम्मानजनक तरीके से चुनाव लड़वाए, ये कह रहे हैं रणजीत चौटाला। अगर मेरी अनदेखी हुई तो फिर अपने तरीके से मैं चुनाव लड़ूंगा। ये खुली चुनौती रणजीत चौटाला की तरफ से बीजेपी आलाकमान को दी जा रही है। हरियाणा सरकार में मंत्री रह चुके हैं रणजीत चौटाला, आप जानते हैं। चौधरी देवीलाल के बड़े बेटे हैं रणजीत चौटाला। 2019 में इंडिपेंडेंट निर्दलीय जीते थे, बाद में बीजेपी का दामन थाम लिया था एन लोकसभा चुनाव से पहले। और ऐसे में अब हिसार से लोकसभा में बीजेपी के उम्मीदवार रणजीत चौटाला, जिन्हें लोकसभा चुनाव में हार मिली, उनकी तरफ से ये खुली बगावत जो की जा रही है। जो नई कमेटी बनी है जिस तरीके से ये कर रहे हैं, और जो चीफ मिनिस्टर आए नायब सिंह सैनी गोपाल कांडा के घर गए और उसके बाद उनकी ये स्टेटमेंट देना कि हम 15 सीटें लड़ेंगे इन अलायंस, और अपने बेटे को वहाँ रानिया में कैंडिडेट खड़ा करना, ये कुछ मुझे ठीक नहीं लगा। अगर बीजेपी सम्मानजनक तरीके से मुझे कुछ चुनाव लड़ाना, मैं राजनीतिक आदमी हूँ, मैं तो बीजेपी 2 महीने पहले ज्वाइन करी है, मैं बीजेपी में भी रहना चाह रहा हूँ। और अगर बीजेपी अनदेखी करती है, जैसे कमेटीज बनी, मेरे लोगों ने मुझे कहा कि आप चुनाव लड़ो, मैं चुनाव लड़ूंगा। अब वो बीजेपी तय करे कि अगर रणजीत सिंह चाहिए तो हलोपा को दूर करेगा, अगर हलोपा को रखेंगे तो रणजीत सिंह अपना रास्ता तय करेगा। तो रणजीत चौटाला को आप सुन रहे थे, बिना लाग लपेट के वो सीधी बात कर रहे हैं। हालांकि अब हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी, वो सामने आए, कह रहे हैं किसी तरीके के विवाद की बात कोई है ही नहीं, वो हर विवाद से इनकार कर रहे हैं। रणजीत चौटाला को सीएम ने बताया सम्मानित नेता। इतना ही नहीं, गोपाल कांडा को लेकर जब सवाल पूछा गया तो हालांकि उस पर उन्होंने गोलमोल से जवाब दिया है। लड़ाई जैसी कोई बात नहीं है, ये कह रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी हमारी सरकार में मंत्री हैं और लोकसभा का चुनाव भी लड़े हैं। पार्टी ने उनको चुनाव लड़ाया है हिसार से, और कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जो आपकी बात हुई है, होती रहती है बात इन दिनों में। हाँ, होती रहती है, बात होती रहती है। तो नायब सिंह सैनी जो है रणजीत चौटाला को सम्मानित नेता तो करार दे रहे हैं, लेकिन उनकी रानिया सीट का क्या, इसी को लेकर सवाल है। और वो इसलिए है क्योंकि रणजीत चौटाला की रानिया सीट पर गोपाल कांडा ने अपने भतीजे को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। रणजीत चौटाला बीजेपी में है, गोपाल कांडा बीजेपी के सहयोगी बन गए हैं। रानिया सीट से उम्मीदवारी के ऐलान के बाद से ही रणजीत चौटाला नाराज हैं, बगावती तेवर दिखा रहे हैं। और वहीं गोपाल कांडा भी जमकर पलटवार कर रहे हैं। अब गोपाल कांडा की तरफ से यह कहा जा रहा है कि रणजीत चौटाला का तो कोई जनाधार ही नहीं, रणजीत चौटाला का जनाधार नहीं बंटाधार है। रानिया में रंजीत की जमानत जब्त करवा देंगे। रंजीत जीती हुई सीट लोकसभा में हार गए, ऐसे में उनकी दावेदारी बनती ही नहीं, ये गोपाल कांडा कह रहे हैं। चौधरी रणजीत सिंह जी का 90 सीटों पे जनाधार नहीं, उनका 90 सीटों पे बंटाधार है। इतना विश्वास किया भारतीय जनता पार्टी ने कि उनको हिसार की टिकट दे दी। वहां भी क्या हुआ कि जीती जिताई हिसार की सीट उन्होंने खो दी, और बाद में मुझे कुलदीप ने हरवा दिया, उसने हरवा दिया, जो इनकी आदत है। इनका जनाधार क्या है, इनको कोई लाइक नहीं करता कहीं भी। चौधरी रणजीत सिंह जी को इतना बड़ा जोशी बनने की जरूरत नहीं है, वो अपना बचा लें कुछ भी, ठीक है, कि वो कहीं से उनको टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या करेंगे। गोपाल कांडा तो कहाँ जीत रहे हैं वो वक्त बताएगा, ठीक है ना, वो आप सबके सामने होगा। और मैं तो एक बात जानता हूँ कि सच्चाई की कभी हार नहीं होती। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ मौजूद हैं इस समय। और जरा सचिन से ही समझते हैं चल क्या रहा है। सचिन, क्या गोपाल कांडा को साथ रखने के लिए बीजेपी रणजीत चौटाला से किनारा या उनकी नाराजगी मोल लेने को तैयार है, मन बना लिया है?
जी देखिए, बीजेपी के लिए ये अब डबल एज स्वॉर्ड हो गई है, दोधारी तलवार है, क्योंकि बीजेपी रंजीत चौटाला को भी साथ रखना चाहती है और गोपाल कांडा को भी साथ रखना चाहती है। उसकी वजह है क्योंकि रंजीत चौटाला को जो है जाट वोट बैंक की वजह से साथ रखना चाहते हैं, खासकर क्योंकि बीजेपी की पॉलिटिक्स नॉन जाट पॉलिटिक्स रही है, पर जाट वोट बैंक को वो जो है इग्नोर नहीं कर सकते हैं, खासकर सिरसा और उसके आसपास के रीजन में। तो चौधरी देवीलाल के परिवार से हैं रंजीत चौटाला, तो इसलिए रंजीत चौटाला को भी साथ रखना चाहते हैं, पर गोपाल कांडा को भी साथ रखना चाहते हैं क्योंकि गोपाल कांडा का उस रीजन में अपना एक रसूख है। तो अब समस्या जो है वो रानिया सीट पे आ गई है, क्योंकि गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा जो हैं उन्होंने पहले ही अपने बेटे धवल कांडा को जो है वो अनाउंस कर दिया है कि वो एचएलपी के टिकट पे जो है वो इलेक्शन जो है लड़ेंगे रानिया सीट से। वहीं से सारी गड़बड़ जो है शुरू हुई है। अब रंजीत चौटाला रानिया से इंडिपेंडेंट विधायक थे, अभी इस्तीफा दिया है, मंत्रिमंडल में है, हरियाणा मंत्रिमंडल में। अब बीजेपी के लिए इसको सुलझाना जो है बड़ा मुश्किल है, किसको रखें किसको नहीं रखें। अगर दोनों को रखना है मामला जो तो है वो इसको बीजेपी कैसे के लिए ये सुलझाया बनता जाए? हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ गोपाल कांडा और उनके परिवार की तरफ से उन्हीं के भतीजे जिनकी उम्मीदवारी का ऐलान इस रानिया सीट से कर दिया गया है, वही रानिया सीट जहां से रंजीत चौटाला 2019 में निर्दलीय चुनाव जीते थे। तो मामला यहां पर आकर फंस गया है। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सहयोगियों का। और अब मैं आगे बढ़ रही हूं। हरियाणा का कुरुक्षेत्र आपने देखा, अब अगली बड़ी खबर जिसका हम रुख करने जा रहे हैं वो वक्फ बिल को लेकर है। आप जानते हैं वक्फ बिल जिसको लेकर जेपीसी सरकार ने बनाई और अब इस जेपीसी की पहली बैठक होनी है, उसी का एजेंडा सामने आया है। वक्फ बिल पर जेपीसी की कल पहली बैठक होगी और इस बैठक में जो मौजूदा और नए कानून जो सरकार लेकर आना चाह रही है उसी की जानकारी दी जाएगी विस्तार से। अल्पसंख्यक मंत्रालय के जो अफसर हैं वो इस बैठक में मौजूद होंगे और सांसदों को जानकारी देंगे मौजूदा और नए कानून की। जेपीसी ने कानून मंत्रालय के अधिकारियों को भी तलब किया है, वो भी पहुंचेंगे और वो भी जानकारियां साझा करेंगे जेपीसी के साथ। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस समय मौजूद हैं। अंकित, तो जेपीसी और इसकी बैठकों का सिलसिला ये मान सकते हैं कि कल से अब शुरू होने जा रहा है? जी बिल्कुल, कल सुबह 11 बजे इसकी पहली बैठक होगी। संसद की जो संयुक्त समिति है उसकी पहली बैठक कल सुबह 11 बजे होगी। और महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि जो 31 सदस्यीय कमेटी है जिसके चेयरमैन जगदम्बिका पाल है, तो कल जो पहली बैठक का जो मेन एजेंडा है वो ये होगा कि जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय यानी कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है और जो कानून मंत्रालय है उसके अधिकारियों को इस बैठक में बुलाया गया है। दोनों का अपना महत्वपूर्ण रोल है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के सामने जो है ये जो अधिकारी है वो समिति के सदस्यों को ये बताएंगे कि इस बिल को लाने का मकसद क्या है और कैसे इसको लेकर के विस्तार से चर्चा की गई थी। उसके बाद में इस बिल को जो तैयार किया गया है। दूसरी तरफ जो कानून मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो कमेटी के सदस्यों के सामने ये बताएंगे कि पहले का कानून क्या था और अब इस नए कानून में क्या बदलाव किया जा रहा है, ये इस बिल में क्या बदलाव किया गया है, ये जो संशोधन विधेयक लाने की तैयारी है। तो एक तरह से कल की जो पहली बैठक होगी उसका महत्वपूर्ण एजेंडा यही होगा कि जो तमाम सदस्य हैं उनको अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय और कानून मंत्रालय दोनों के अधिकारी ये समझा दें कि ये बिल क्यों है महत्वपूर्ण और पहले की बिल की तुलना में क्या बदलाव किया गया है इसमें। जी, तो मतलब एक तरीके से ये कल एक बुनियाद रख दी जाएगी और इसके बाद फिर जो कहा जा रहा था कि सब स्टेक होल्डर्स की जो आपत्तियां हैं उसको लेकर भी चर्चा होनी चाहिए, उनसे भी सलाह मशवरा करना चाहिए। क्या इसको लेकर भी कोई जानकारी मिल रही है? स्टेक होल्डर्स से भी आगे आने वाले समय में जो बैठकें जेपीसी की होंगी उसमें उनको भी आमंत्रित किया जा सकता है, उनसे भी संवाद किया जा सकता है क्या अंकित गुप्ता? किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा रोमाना। और इतना ही नहीं, देखिए बैठक तो अब जो कल आधिकारिक तौर पर पहली बैठक कल हो रही है, लेकिन जो कमेटी के सदस्य हैं, अलग अलग सदस्य हैं, उन्होंने ये काम जो है कमेटी के अनाउंसमेंट के बाद से शुरू कर दिया था। जो तमाम सदस्य हैं वो अलग अलग स्टेक होल्डर से अपने स्तर पर मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जो तमाम जो स्टेक इसमें जो है जो कमेटी के सदस्य हैं वो अलग अलग राजनीतिक दलों से भी जुड़े हुए हैं। सबकी अपनी एक राजनीति भी रही है। सदन में भी देखा गया था कि जब इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था उस दौरान भी किस तरीके के जो है उहापोह की स्थिति थी या ये कहा जाए कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ था। तो निश्चित तौर पर बैठक तो कल सुबह 11 बजे पहली होनी है, लेकिन जो कमेटी के तमाम सदस्य हैं उन्होंने अलग अलग स्टेक होल्डर से मुलाकातें शुरू कर दी हैं और यकीन मानिए कल ही जो पहली बैठक होगी उसमें भी मुमकिन है, अभी मैं फिर दोहरा रहा हूं, मुमकिन है कि वहां पर तमाम स्टेक होल्डर्स की बात को लेकर के कमेटी के अलग अलग सदस्य जो कि अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं वो अपनी बातें
जो मंत्रालय के दोनों मंत्रालय के अधिकारी हैं उनके सामने रखे और उनसे भी सवाल जवाब हो। जी बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता। नजर बनाकर रखिएगा। तो कल पहली बैठक होनी है जेपीसी जो बनाई गई है वक्फ विधेयक जो सरकार लेकर आ रही थी उसी को लेकर। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर ये मिल रही है कि 25 अगस्त को बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम वाली पहली सूची आ सकती है। प्रत्याशियों के नाम पर 25 अगस्त को मंथन होगा और फिर 25 अगस्त को ही शाम 7 बजे तक बताया ये जा रहा है बीजेपी राष्ट्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग जाएगी और इसके बाद ये सूची 25 अगस्त को ही जारी की जा सकती है। 1 अक्टूबर आप जानते हैं हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए सभी 90 सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग होनी है और उसी के लिए हरियाणा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो दोनों मुख्य दल हैं कांग्रेस बीजेपी सभी कमर कसकर तैयार हैं और ऐसे में 25 अगस्त उम्मीदवारों की पहली सूची आ सकती है। इसी खबर पर और जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस समय मौजूद हैं। नीरज, मंथन होगा 25 अगस्त को और उसी दिन शाम होते होते बहुत मुमकिन कि उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी जाए। देखिए, अभी जो सूचना आ रही है रोमाना, उसके हिसाब से 25 अगस्त को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है। इस बैठक में हरियाणा और जम्मू कश्मीर की उन सीटों पर मुहर लग सकती है जिन सीटों पर उम्मीदवार देने हैं। यानी बहुत सी ऐसी सीटें हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर है या उनमें जल्दी उम्मीदवार देने हैं, तो उन सीटों पर फैसला हो सकता है और हो सकता है कि 25 की लेट नाइट तक या 26 को पहली सूची भी आ सकती है, हरियाणा की भी और जम्मू कश्मीर को लेकर भी। लेकिन ये सूची बहुत बड़ी नहीं होगी, एक छोटी सूची होगी ताकि उन सीटों पर नाम घोषित कर दिए जाएंगे जहां पर आप या तो हार गए हैं चुनाव और या तो बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीते हैं, या जिन सीटों पर बिल्कुल कैंडिडेट देना ही देना, यानी मुख्यमंत्री जैसे नायब सिंह सैनी है, उनको चुनाव आपको लड़ाना ही लड़ाना है, तो कई ऐसे और नेता हैं जिनको आपको चुनाव लड़ाना ही लड़ाना है, तो उन नामों को भी पहली सूची में फाइनल कर दिया जाएगा। तो माना जा रहा है कि 25 की बैठक के बाद लगभग नामों में चर्चा हो जाएगी। जी रोमान, बहुत शुक्रिया आपका। इस तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नीरज पांडे बता रहे हैं कि देखिए 25 अगस्त की जो बैठक होगी उसमें करीबन वो सीटें जिसमें हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी, एक तो उन सीटों को लेकर पूरी तरीके से क्लैरिटी ले ली जाएगी कि किन किन सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है, किन किन सीटों को हरियाणा की अगर बात की जाए तो सहयोगी के लिए छोड़ा जा रहा है, और अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर रीजन में बीजेपी कहां खुद उम्मीदवार उतारेगी और कहां वो उम्मीदवार उतारने की स्थिति में नहीं है। और साथ ही बहुत मुमकिन है कि कुछ सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी 25 अगस्त को ही बीजेपी की तरफ से कर दिया जाए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, और ये कोलकाता कांड से जुड़ी हुई जानकारी मिल रही है। इस जांच में एएसआई अरूप दत्ता संदिग्ध, ये सीबीआई की तरफ से जानकारी सामने आई है। ये बड़ी खबर है। एएसआई अरूप दत्ता और आरोपी जो है संजय रॉय, उसके बीच गहरी दोस्ती थी। ये सीबीआई के हवाले से खबर सामने आ रही है कि जो आरोपी है संजय रॉय, उसकी गहरी दोस्ती थी एएसआई अरूप दत्ता के साथ, और ऐसे में अरूप दत्ता संदिग्ध। जांच में सीबीआई ने अरूप दत्ता को भी संदिग्ध पाया है। सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन इस समय मौजूद हैं। वरुण, कोलकाता पुलिस से ही जुड़ा हुआ है ये एएसआई अरूप दत्ता जो सीबीआई संदिग्ध मानकर अपनी जांच अब आगे बढ़ा रही है। देखिए, बिल्कुल अरूप दत्ता से कल भी पूछताछ की थी, अब दोबारा जो सीबीआई है पूछताछ करना चाहती है क्योंकि बेहद करीबी था आरोपी संजय रॉय का। इसी की बैरक में संजय रॉय रहता था। जिस रात को संजय रॉय ने इस वारदात को अंजाम दिया था उसके बाद इसने कई बार अरूप दत्ता से फोन पर बात की थी। तो आखिरकार इन दोनों के बीच में क्या बात हुई? क्या इस साजिश के तार अरूप दत्ता से जाकर तो नहीं जुड़ते हैं? साथ ही सीबीआई अरूप दत्ता से ये भी पूछताछ कर रही है कि संजय रॉय और जो संदीप घोष हैं पूर्व प्रिंसिपल, उनके बीच में किस तरह के रिश्ते थे। जो संजय रॉय है उसकी अस्पताल में क्या भूमिका थी, वहां पर किस तरह की उसकी उठ बैठ थी, और कहां तक उसके जो तार है, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि रैकेट जो है वो अस्पताल के अंदर चलते थे, तो क्या संजय रॉय की भी उसमें भूमिका रहती थी। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि अरूप दत्ता से जो सीबीआई है वो पूछताछ कर रही है, और कहीं ना कहीं जो भूमिका है वो बेहद संदिग्ध है क्योंकि जो कई सवालों के जो जवाब है वो अरूप दत्ता छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो अब जांच के दायरे में एएसआई अरूप दत्ता, कल भी सीबीआई ने पूछताछ की है, आज भी पूछताछ चल रही है। गहरी दोस्ती आरोपी संजय रॉय से अरूप दत्ता की, और बहुत से सवालों के जवाब अब सीबीआई मानकर चल रही है इसी अरूप दत्ता से मिलेंगे सीबीआई को।
तो 3 दिन की यूरोप दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले पोलैंड पहुंचने वाले हैं। 45 साल बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री जो पोलैंड जा रहा है। अब से करीब 7 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड की राजधानी वॉर्सो पहुंच जाएंगे। पीएम पोलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे और इसके अलावा जो कोल्हापुर और जामनगर के महाराजाओं के मेमोरियल हैं वहां वॉर्सो में वहां भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही भारतीय समुदाय के लोगों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात और बातचीत होगी। और फिर 2 दिन पोलैंड में गुजारने के बाद तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन से यूक्रेन की राजधानी कीव जाएंगे। आप जानते हैं पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस यात्रा पर गए थे और इसी के बाद से ये कहा जा रहा था कि अब कहीं ना कहीं जो मध्यमार्गी भारत और एक भारत का जो इस पूरे मामले में रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में रवैया रहा है कि बीच का मार्ग भारत ने अपनाया है, ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है रूस यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये यूक्रेन का दौरा भी। और इस समय आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल मौजूद हैं। सीधे आपको उन्हीं के पास लेकर चलते हैं और जरा जानते हैं कि पहले पोलैंड और उसके बाद यूक्रेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 3 दिन का यूरोपीय दौरा किस तरीके से महत्वपूर्ण नजर आता है पहली नजर में। जगविंदर पटियाल। रोमाना, पहले बात पोलैंड की कर लेते हैं। इस वक्त मैं मोंटे कैसीनो मेमोरियल के बाहर खड़ा हूं और ये 2 रियासतों के लिए जो भारत की रही हैं, 2 महाराजा भारत के रहे हैं, उनमें से एक के लिए जाना जाता है। महाराष्ट्र की कोल्हापुर रियासत के किस तरह से महाराज ने पॉलिश लोगों की, अनाथ बच्चों की मदद की थी दूसरे विश्व युद्ध के बाद, उसी की याद में यहाँ पर ना सिर्फ इस ऐतिहासिक मेमोरियल के आगे ये शिला लगाई गई है जिसमें देखिए लिखा गया है कि 1943 से 48 के बीच में जो हॉस्पिटैलिटी कोल्हापुर रियासत ने दिखाई थी उसके लिए आज भी शुक्रगुजार है। और सबसे बड़े मेमोरियल के बाहर इस शिला का होना भारत की उस दरियादिली की गवाही है जिसके लिए भारत को हमेशा जाना जाता है। दूसरी बात, जो जामनगर के रियासत के राजा थे उन्हें गुड महाराज की उपाधि दी गई है यहाँ पर, और वो इसलिए दी गई है क्योंकि उन्होंने भी जो सोवियत संघ में बच्चे रह रहे थे दूसरे विश्व युद्ध के बाद, पॉलिश लोगों के जो अनाथ बच्चे वहां पर रह गए थे, उनमें से 600 बच्चों को उन्होंने ना सिर्फ अपनी नवानगर, जिसे उस वक्त जामनगर को कहा जाता था, उस रियासत में बुलाया, बल्कि उनको ये कहा कि मैं तुम्हारा बापू हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं। तो पॉलिश लोग आज भी याद करते हैं कि कैसे मुश्किल घड़ी में द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम किस तरह से भारतीय 2 अलग अलग रियासतों के महाराजाओं ने उनके बच्चों का, जो कि करीब 5000 के करीब थे, उनका ना सिर्फ ख्याल रखा, उनका पालन पोषण, उनकी पढ़ाई, उनके रहने सहने, तमाम चीजों को लेकर इन दोनों रियासतों ने बहुत योगदान दिया था। इसीलिए इन शिलाओं के माध्यम से या फिर स्मारक के माध्यम से इन महाराजाओं को याद किया जाता है। यानी भारत में बेशक आज किसी प्रधानमंत्री को आने के लिए 45 साल का वक्त लगा, लेकिन ये जो दोस्ती है, ये जो रिश्ता है पोलैंड और भारत का, ये 80 साल से भी पुराना है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान का। आप मेरे साथ ये कुछ लोग देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आएंगे, जहां मैं मौजूद हूँ, ये गुजरात से आए हुए लोग हैं, यहीं पर रहते हैं और झंडे देख रहे हैं। आपको लगता था कि 45 साल बाद इस तरह से होगा कि भारत का कोई प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे? 2019 में जब हमने सुना था कि कोई प्रधानमंत्री पहली बार यहाँ पे आना चाह रहा है, फिर उस टाइम पे जो कैंसिल हुआ, और अभी जो 4 साल के बाद हमने सुना वापिस जो प्रधानमंत्री मोदी है जो आ रहे हैं यहाँ पे, तो हमारी खुशी का कोई पारा नहीं रहा, क्योंकि ये हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इतनी सालों के बाद पोलैंड में आ रहे हैं। तो हम बता नहीं सकते कि हम कितने खुश हैं इस बात को लेके, और हम ओपन सपोर्टेड है कि भाई आओ, प्लीज सर, प्लीज आओ। आपको क्या लगता है कि इस दौरे से क्या फायदा होगा यहाँ पोलैंड में रह रहे भारतीयों को? इस दौरे से हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे भारतीयों को बेनिफिट्स मिलेगा और काफी सारे भारतीय यहाँ पे फिर से यहाँ पे आना शुरू हो गए, और काफी सारे बिजनेस में भी बेनिफिट्स हो गए, और बायलैटरल मीटिंग होने के बाद काफी सारे इंडियंस को भी फायदे हो गए। ट्रेड के हिसाब से भी रोमाना ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि यहीं तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव पर एक छोटा शहर है, वहां पर 20,000 के करीब रोजगार जो है भारतीय कंपनियां या भारतीय ट्रेड से जुड़े हुए लोग मुहैया करवा रहे हैं, तो उसको बूस्ट मिलेगा, उसमें और ज्यादा तरक्की होगी, ऐसा यहाँ पर जो बिजनेस और ट्रेड से जुड़ी कम्युनिटी है उनको लगता है। बिल्कुल, इन पहलुओं पर और विस्तार से आपसे बात करेंगे। जगविंदर पटियाल, आप हमारे साथ रहिए। वाकई में बड़ी बात है, 45 साल के इंतजार के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री जो पोलैंड पहुंचेगा, और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
पहुंचेंगे। वहीं पर इस समय आप एबीपी न्यूज की मौजूदगी जगविंदर पटियाल को देख रहे हैं। इस बीच देखिए, पोलैंड यूक्रेन दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि पोलैंड जो है वो प्रमुख आर्थिक साझेदार, ये पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। इस दौरे से जो हमारे रिश्ते हैं दोनों देशों के, वो और मजबूत होंगे और साथ ही रूस यूक्रेन विवाद का शांति से हल हो, ये उम्मीद एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जताई गई है। रूस यूक्रेन में जल्द शांति की उम्मीद, ये कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब वो अपने इस दौरे पर रवाना हुए। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं। जगविंदर पटियाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण पोलैंड और भारत के मद्देनजर अगर देखा जाए तो जगविंदर, कहीं ना कहीं जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई कि पोलैंड मतलब प्रमुख आर्थिक साझेदार, इसी दिशा में ये रिश्ते और मजबूत करेगी ये यात्रा। बिल्कुल सही कहा आपने, बिजनेस ट्रेड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। और इसमें एक पहलू ये भी है कि अगर पोलैंड की सक्रियता भारत में पड़ती है या भारत यहाँ पर और ज्यादा ऑप्शन खोलता है तो उससे जो चीन पर इनकी निर्भरता है वो कम होगी। चीन बहुत बड़ी संख्या में ट्रेड यहाँ पर कर रहा है और यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी का ये कहना है कि भारत उसको कम कर सकता है और इसका फायदा पोलैंड और भारत दोनों को मिल सकता है। खासकर फार्मा और जो टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी, इन 3 क्षेत्रों में बहुत काम हो सकता है और इन दोनों देशों की भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद बढ़ेगी आपस में। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑपरेशन गंगा के लिए पोलैंड ने बड़ा अहम योगदान दिया था। आपको याद होगा जब यूक्रेन पर रशिया ने हमला कर दिया था, 22 फरवरी का वो दिन था जब पूरी तैयारी हो चुकी थी और 26 फरवरी 2022 से लेकर मार्च 11 2022 तक ये तकरीबन 15-20 दिन बहुत अहम रहे थे। और इस दौरान जितने भी भारतीयों को निकाला गया उसके लिए रोमानिया, हंगरी, मालदोवा और पोलैंड की मदद ली गई थी। भारत के 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स को भेजा गया था। तो जो पोलैंड ने उस वक्त यहाँ रह रहे आर्थिक रूप से सक्रिय, धार्मिक रूप से सक्रिय और सामाजिक रूप से सक्रिय लोगों ने उन भारतीयों को पोलैंड के रास्ते भारत निकालने के लिए बहुत अहम मदद की थी। और माना यह जा रहा है कि जो उस टाइम ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑपरेशन गंगा में कंट्रीब्यूट किया था, उन तमाम लोगों से भी प्रधानमंत्री मोदी 22 अगस्त को मुलाकात कर सकते हैं। उनके नुमाइंदों के जो हेड हैं या चीफ है उन ऑर्गेनाइजेशंस के, उसमें बहुत सारे भारतीय समुदाय से जुड़े लोग भी हैं और पॉलिश समुदाय से जुड़े लोग भी हैं। तो ये भी एक नई शुरुआत होगी और इस तरह की सराहना से आगे से भारत का कंट्रीब्यूशन और किसी भी मुश्किल हालात में अगर कोई सेवाएं लेनी हो तो उससे लोगों को और प्रोत्साहित करने में मदद मिलती है। प्रधानमंत्री की ये कोशिश रहेगी। बिल्कुल जगविंदर, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले यूक्रेन में बसे भारत के लोगों ने अब एक बयान जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूस यूक्रेन युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान निकालने की एक अपील की है। दरअसल यूक्रेन में जो भारतीय बसे हैं उनकी तरफ से यह अपील की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूस यूक्रेन युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान निकालने की अपील की गई है। बयान में यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और हस्तक्षेप का शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, क्योंकि भारत हमेशा से मानवता और लोकतांत्रिक मूल्यों का पक्षधर रहा है। और इसी वजह से जगविंदर पटियाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल जगविंदर यहां पर सामने खड़ा होता है वो ये कि युद्ध भूमि में मोदी, क्या रूस यूक्रेन जंग रुकेगी? देखिए, मुझे ये लगता है कि भारत ने अब तक इसमें बैलेंस रुख अख्तियार किया है। भारत ना तो ये दिखता है कि वो रूस के खिलाफ है, ना वहां से वो हटना चाहता है और ना ही पश्चिमी देशों को ये लगे कि बिल्कुल यूक्रेन के खिलाफ चल रहे हैं, ऐसा भी नहीं। तो एक न्यूट्रल स्ट्रेटजी के माध्यम से चला है। लेकिन जुलाई में जिस तरह से रूस का दौरा किया, वहां पर मोदी को हाईएस्ट सिटीजन अवार्ड दिया गया, उसके बाद जो पुतिन के साथ उनकी मीटिंग हुई, उसको लेकर वेस्ट वर्ल्ड में अलग अलग तरह की चर्चाएं थी। लेकिन मोदी ने उसको बैलेंस करने के लिए, भारत ने उसको बैलेंस करने के लिए ये यूक्रेन का दौरा रखा है। लेकिन इसमें जो भारतीय निकाला जाए, क्योंकि भारत उस भूमिका में है जो पश्चिमी देशों के साथ और रूस के साथ एक ब्रिज की भूमिका निभा सकता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भारत का झुकाव पश्चिमी देशों की तरफ हो, अमेरिका की तरफ हो, लेकिन अगर पूरा झुकाव इनका रूस की तरफ होता है तो भी ये संभव नहीं है। तो ऐसे में क्या वेस्ट वर्ल्ड और रशिया के बीच में एक ब्रिज का काम भारत कर सकता है? क्योंकि अगर शांति लानी है, अगर यूक्रेन रूस युद्ध को रोकना है, तो वही देश ये भूमिका निभा सकता है जिस देश की दोनों के साथ ट्यूनिंग अच्छी हो और वो एक न्यूट्रल और बैलेंस रवैये के साथ चलता हो। तो भारत उसके लिए और एक सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते ये भूमिका निभा सकता है। ये सिर्फ वहां रह रहे भारतीय लोगों को ही नहीं लगता है, लेकिन वो अलग अलग देशों को भी लगता है जिनको की शांति की अपील करते हुए और बार बार अपील करने का
उनको ये मौका मिल रहा है। हाँ, ये जरूर माना जा रहा है कि जुलाई के महीने में रूस में जो बातें हुई होंगी पुतिन के साथ मोदी की, वो जाहिर सी बात है कि वो राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ साझा जरूर करेंगे इस दौरे में। 7 घंटे का ये दौरा बेहद इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, आप नजर बनाकर रखिएगा और जैसे जैसे ये हलचल आगे बढ़ेगी हम बार बार आपके पास आएंगे हर ताज़ा अपडेट, हर जानकारी लेने के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया जगविंदर पटियाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो जो बात अभी जगविंदर कह रहे थे कि कहीं ना कहीं इस बात को समझना चाहिए कि रूस, यूक्रेन और इन दोनों के बीच भारत का जो रुख रहा है वो बेहद संतुलित रहा है और इसी संतुलित रुख की वजह से ये जो उम्मीद है वो न सिर्फ यूक्रेन में बसे भारतीय समुदाय बल्कि अन्य लोगों की तरफ से भी की जा रही है कि इस युद्ध को रोकने में भारत जो है वो महत्वपूर्ण बल्कि निर्णायक भूमिका तक निभा सकता है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पोलैंड दौरा है वो भी काफी अहम। प्रधानमंत्री के पोलैंड दौरे से कारोबारियों को काफी उम्मीद है, फार्मा के क्षेत्र में भारत को काफी फायदा मिलेगा। तो फार्मा से जुड़े हुए जो कारोबारी हैं वो फायदे की बात कर रहे हैं और साथ ही जो आईटी सेक्टर से जुड़े कारोबारी हैं वो भी ये मान रहे हैं कि आईटी सेक्टर में भी इस दौरे से फायदा मिलेगा। देखिए, फार्मा सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें इंडिया बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अगर वो पोलैंड की अच्छी कंपनी से कोऑपरेट और कोलैबोरेट करेंगे तो दे कैन गो ग्लोबल बेसिकली, बिकॉज अल्टीमेटली यूरोपियन प्रोडक्ट हो जाता है। सो अप्रूवल्स और बाकी सारी चीज़ों में तकलीफ नहीं आती है। एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्टर ऑफ आईटी में ऑलरेडी काफ़ी इंडियन कंपनीज एक्टिवली इन्वॉल्व है पोलैंड में। इन्फोसिस जो है वो 3,500 जनों को एम्प्लॉय कर रही है, HCL जो है 2-2,500 लोगों को एम्प्लॉय कर रही है, TCS है, विप्रो है। तो काफ़ी और इंडियन कंपनीज की संभावना है ये देश में आने की और ये दे आर प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑल्सो। प्लस द एडवांटेज हियर इज द लोकेशन वाइज, टाइम जोन वाइज, प्लस लैंग्वेज वाइज। देखिए, फ्रेंच लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, देयर आर मल्टीपल लैंग्वेजेस द इंडियन कंपनीज कैन ऑपरेट आउट ऑफ इट। जो इंडिया में हमें तकलीफ होती है, हमें इंडिया का बिजनेस यहाँ नहीं लाना है, हमें वो देखना है कि हमारे लिए क्या वैल्यू एडिशन हो सकती है एज एन इंडियन कंपनी टू गो ग्लोबल। और अब खबर दिन भर में इस वक्त की बड़ी खबर, बदलापुर कांड को लेकर महाविकास अघाड़ी का बड़ा फैसला। महाविकास अघाड़ी ने बंद का ऐलान किया है। 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का आह्वान महाविकास अघाड़ी की तरफ से किया गया है। दरअसल महाविकास अघाड़ी की आज बैठक हुई और इसी बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। बदलापुर, जहां 4 साल की नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण का मामला सामने आया था, जिसको लेकर कल बदलापुर में जबरदस्त बवाल हुआ था। आखिरकार प्रदर्शनकारियों पर जहां पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ा था, इस मामले में FIR और कई गिरफ्तारियां पुलिस कर चुकी है। अब इसी के विरोध में महाविकास अघाड़ी का महाराष्ट्र बंद का ऐलान 24 अगस्त को। और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी नम्रता इस समय मौजूद हैं डिटेल्स के साथ। नम्रता, 24 अगस्त महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया गया है, ये बदलापुर बच्चियों के साथ जो यौन शोषण हुआ या साथ ही साथ जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई हुई है उसके विरोध में भी ये बंद का आह्वान है? देखिए, महाविकास अघाड़ी की तरफ से ये बैठक की गई जिसमें ऐलान किया गया तमाम नेताओं की तरफ से कि 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद किया जाएगा। बदलापुर में जो घटना हुई है उस पर ये ऐलान किया गया है। जो प्रदर्शनकारी थे उन पर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया, साथ ही जो पीड़िता है उसका केस 12 घंटे तक रजिस्टर नहीं किया गया। इन तमाम मुद्दों को लेकर महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने बैठक की, पूरी प्लानिंग की और उसके बाद 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया गया है। इस बैठक में नाना पटोले, बाला साहेब थोरात, संजय राउत, जितेंद्र आवाज जैसे बड़े नेता जो हैं वो मौजूद थे। सभी नेता यहाँ पर हाथों पे काली पट्टी बांधकर आए थे और सीट शेयरिंग के अलावा विपक्ष की किस तरह ठोस भूमिका होनी चाहिए राज्य में उसको लेकर उन्होंने बात की। तो इसके चलते 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का ऐलान जो है वो यहाँ पर किया गया है। ये न सिर्फ बंद होगा बल्कि उसके बाद तमाम मोर्चे जो हैं वो विपक्ष की तरफ से निकाले जाएंगे। तो आगामी चुनाव को देखते हुए भी विपक्ष जो है अपनी कठोर भूमिका यहाँ पर रखता नजर आ रहा है और महायुति को घेरने की पूरी तरह से तैयारी है। जैसे महाविकास अघाड़ी की तरफ से महायुति को घेरने की पूरी तैयारी और ऐसे में बदलापुर में जो कुछ हुआ उसी को लेकर 24 अगस्त महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। अगली बड़ी खबर ये बिहार से है, जहां बिहार सरकार ने मंत्री लेसी सिंह की सुरक्षा बढ़ाई है। बिहार के मंत्री लेसी सिंह को Z श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। दरअसल सांसद देवेश चंद्र ठाकुर को वाइस श्रेणी की सुरक्षा भी दी गई है और मंत्री लेसी सिंह के लिए Z श्रेणी की सुरक्षा का फैसला लिया गया है। तो लेसी सिंह की सुरक्षा बढ़ाई गई है। बिहार सरकार की मंत्री हैं लेसी सिंह,
जिनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। इतना ही नहीं, सांसद देवेश चंद्र ठाकुर को भी वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। तो वाई कैटेगरी की सुरक्षा सांसद देवेश ठाकुर को और मंत्री लेसी सिंह को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। ये बड़ी खबर इस समय की। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी आर्यन आनंद इस समय मौजूद हैं। आर्यन, ये जो नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर समीक्षा की गई है क्या, जिसके बाद ये तब्दीलियां की गई हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके का क्षेत्र रहा है, समस्तीपुर की बात करें, सीतामढ़ी की बात करें या फिर पूर्णिया की, उसको ध्यान में रखते हुए इन तमाम नेताओं की जो सुरक्षा है वो बढ़ाई गई है। बिहार सरकार की मंत्री है लेसी सिंह, उन्हें जेड श्रेणी की जो सुरक्षा है वो प्रदान की गई है। सुरक्षा समिति की एक जो बैठक थी समन्वय की, उस बैठक में इस फैसले को लिया गया था। नवादा से सांसद है विवेक ठाकुर, उनको वाई श्रेणी की जो सुरक्षा है वो मुहैया कराई गई है। देवेश चंद्र ठाकुर नए पहली बार सांसद बने हैं जी, उनको वाई श्रेणी की जो सुरक्षा दी गई है। निश्चित तौर पर सुरक्षा बढ़ाया गया है और जो भूगोल रहा है, जो बॉर्डर इलाके हैं, उन जगहों पर। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर ये बड़ा फैसला, जो सुरक्षा उसकी समीक्षा कर सुरक्षा बढ़ाई गई है लेसी सिंह से लेकर देवेश चंद्र ठाकुर तक।